गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। जो कल हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में किसी बिंदु किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना की निरक्षीय स्थिति जिसमें विभव का मान v इक्वल टू 0 आया था। और आज हम लोग बात करें, उसके साथ ही साथ हम लोग वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल के पद में व्यंजक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है अथवा नहीं। उससे पहले एक चीज मैं नोट में आपको दिखा दूं। नोट में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, बल्कि लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव v इक्वल टू किसी बिंदु पर, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी बिंदु पर। किसी बिंदु का मतलब v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू टू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर कैसे ज्ञात करें? p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। कहीं पर भी, जैसे द्विध्रुव ये है, इसके कारण अच्छी स्थिति में यहाँ थीटा इक्वल टू 0, इसके कारण ये अच्छी स्थिति में यहाँ थीटा इक्वल टू 90। यहाँ पे इसके अक्ष के अनुदिश थीटा कितना है? अगर यहाँ पे बात करें p थीटा इक्वल टू 45, तो आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। 1/4πε0 कैसे? यदि थीटा बराबर 0 कर दिया जाए, थीटा 0 कर दिया जाए, अगर थीटा 0 होगा तो 1/4πε0 के p cos 0 का मान है p अपॉन r स्क्वायर। तो अच्छी स्थिति में वैल्यू निकल जाएगी v इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू p अपॉन r स्क्वायर। निरक्षी स्थिति में थीटा 90 होता है, तो यहाँ 90 रखेंगे तो पूरा 0, तो v इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से cos 45 का मान 1/2, यानी किसी भी पोजीशन पर हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो एक कॉमन सूत्र है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव होता है, इसको हम प्रमाणित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी है। तो वैद्युत क्षेत्र संरक्षी हो, इसके लिए क्या शर्त है? वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होगा यदि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र संरक्षी हो, यदि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य कैसा हो? शून्य। वैद्युत क्षेत्र संरक्षी, यदि वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य शून्य, W इक्वल टू 0। तो W 0 होने का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होगा, यानी वास्तव में डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा या k इक्वल टू स्थिर होगा। गतिज ऊर्जा
नियत रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं गतिज ऊर्जा नियत हो या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो या कार्य शून्य हो। अब हम लोग बात करते हैं इसको प्रमाणित कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं, बिंदु ए, इसको बी कह दिया, सी डी ए, चक्रीय प्रक्रम है। इसमें ए बी सी डी ए में अगर हम कार्य की गणना कर लें और वह कार्य शून्य आ जाए तो हम समझ जाए वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होने का मतलब है क्योंकि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ पे ए बी सी डी ए, इस चक्रीय प्रक्रम में मैंने बी पर मान लिया है एक वैद्युत क्षेत्र ई है। यहाँ एक क्यू आवेश है जिसका विस्थापन किसी क्षण विस्थापन डी आर, किसी क्षण इस पथ पर विस्थापन डी आर, ए बी सी पथ पर विस्थापन डी आर। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें कार्य W बराबर होगा विभवांतर VA माइनस VB गुणे Q। अब अगर हम A से C यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक ही लाइन पर चलते हैं तो वह समविभव जैसा व्यवहार करता है। इसका पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ जैसा भी, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। हर जगह विभव अगर समान हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये VA माइनस VB 0 गुणे Q W इक्वल टू 0। यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे देख लें, अगर ऐसे भी समझिए इसको, चक्रीय प्रक्रम ए बी सी डी ए में कार्य W बराबर VA माइनस VA गुणे Q, तो W इक्वल टू 0। तो कार्य शून्य आ गया। किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कुल कार्य कितना है, 0, क्योंकि हम A से चले थे, A पर विभव कितना है, 0। कैसे, A से चले थे तो A का विभव B है, फिर यहीं पर अंतिम बिंदु तो B है, तो VA माइनस VA इक्वल टू 0। अब यहाँ W पूरा 0 हो गया। अब हम लोग को सिद्ध करना है वैद्युत क्षेत्र संरक्षित। इसके लिए माना बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र E है तथा इस पर स्थित बिंदु B पर इस पर स्थित आवेश Q को सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना, किया गया कार्य dW बराबर F इंटू dr। अब dW कितना, dW F कितना लिखेंगे, आवेश Q है, वैद्युत क्षेत्रीय तो Q इंटू E, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर F बटा Q, तो F बराबर Q इंटू E इंटू dr। अब चूंकि यह कार्य केवल dr विस्थापन में ज्ञात किया गया पथ के अनुदिश, अगर ये पूरा एक चक्र में कार्य किया जाए, इसलिए A B C D E चक्र में किया गया कार्य ध्यान से लिखा जाए तो इस चक्र में किया गया कार्य कितना आएगा,
क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसका बंद समाकलन हो जाएगा ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए डी डब्ल्यू, और यह किसके बराबर होगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ध्यान से देखा जाए डी डब्ल्यू और क्यू ई डी आर, क्यू ई डी आर, तो यहाँ से क्या करें अब ए बी सी डी ए, तो डी डब्ल्यू को एक चक्र में किया गया कार्य, इसको तो डब्ल्यू मानेंगे, पहले हम लोग पढ़े डब्ल्यू बराबर 0 आया था, इसको डब्ल्यू किया गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए क्यू ई इंटू डी, और हम लोग अभी पीछे पढ़ा गया डब्ल्यू इक्वल टू 0 इसको अगर समीकरण एक मान करके, समीकरण 1 से बंद चक्र में किया गया कार्य कितना है 0, तो क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए क्यू ई इंटू डी आर। अब अगर हम लोग थोड़ा और आगे चले हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए क्यू ई डी आर बराबर 0। अब ए बी सी डी ए क्यू ई इंटू डी आर इक्वल टू 0, देयरफॉर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए ई इंटू डी आर 0, क्यू को बाहर करके डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल, रेखीय समाकल बंद वक्र में शून्य अर्थात 0 के बराबर है, जिस बात की पुष्टि करता है वैद्युत क्षेत्र संरक्षित, क्योंकि किया गया कार्य शून्य है। इसे या हम तोड़कर लिख रहे हैं, या क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी डी ए बी सी ई इंटू डी आर प्लस ए बी सी डी ए ई इंटू डी आर इक्वल टू 0। इसको उधर पक्षांतर कर दिया जाए, क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी ई डी आर बराबर माइनस सी डी ए ई डी आर। अब इसको ध्यान से देखें तो ये दूसरे के बराबर और विपरीत है, बराबर और माइनस इसके विपरीत भी है। मैं इसको सी डी ए निकाला, अब सी डी ए को मैं अगर थोड़ा सा क्या कर दूँ, क्लोज इंटीग्रेशन ए बी सी ई इंटू डी आर बराबर इसको ए डी सी, ए डी सी, तो ये धनात्मक हो जाएगा ए इंटू डी। ये दोनों पथों के लिए वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल बराबर है। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ पर निर्भर नहीं करता, चाहे ए बी सी पद से ले जाए उतना ही वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल होगा जितना कि ए बी सी पद से जाएंगे, तो पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र, और हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में जो रेखीय समाकल किया जा रहा है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, पथ पर, और पथ पर निर्भर न करना, प्रत्येक किसी भी पथ के लिए इसका मान आपस में बराबर है। और पथ पर क्या निर्भर नहीं करता है, कार्य। तो कार्य पथ पर अगर निर्भर न करे, अर्थात पथ
किसी पथ पर किया गया कार्य शून्य हो तो उस पथ पर ऊर्जा अर्थात गति ऊर्जा संरक्षित रहती है, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र भी संरक्षित रहता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र के संरक्षण नियम का पालन होता है। वास्तव में वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होने से तात्पर्य है वैद्युत बल का संरक्षित होना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में क्या लग रहा है यहाँ पर बल E बराबर F बटा Q से वास्तव में F भी संरक्षित है। F संरक्षित होने के कारण ही E संरक्षित, तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल भी संरक्षित बल होता है। और सबसे आप जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़े हैं, वो एक संरक्षित बल होता है। अगर आप देखें तो E किसके कारण होता है? Q के कारण। E का अस्तित्व Q के कारण होता है, आवेश के कारण। अगर यही हम किसी वैद्युत क्षेत्र की बजाय किसी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि वहां विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे भी। फिलहाल ये टॉपिक बहुत अच्छा था, इसके बारे में आप एक बार देखिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट्स करिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे। वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होने के साथ साथ समविभव पृष्ठ, अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या है? जैसे नाम से इसका समविभव, समान विभव, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। तो ऐसा बिंदु कहाँ प्राप्त होगा? वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होगा। तो वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले मैं बनाता हूं एक वैद्युत क्षेत्र E, इसमें मुझे समविभव पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम सब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है और विपरीत दिशा में जाने पर बढ़ता है। यानी इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो घटेगा। तो विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर घटता है, जैसा मैंने दिखा दिया, और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने पर बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे विभव की बात करूँ, यहाँ पे विभव की बात करूँ ए बी, तो यहाँ विभव भिन्न भिन्न होगा। तो अब विभव कैसे एक समान प्राप्त हो, इसके लिए क्या करेंगे हम? यदि मैं इसके लंबवत एक लाइन ए बी खींचूं, या पी क्यू में कह दो इसको, पी क्यू खींचूं, तो पी क्यू के इस बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। यानी वी 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 V1 V2 V3, तो ये V1 V2 और V3 आपस में क्या होंगे? समान होंगे, क्योंकि लंबवत जाने पर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विभव के वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में जाने पर परिवर्तित हो रहा है। ऐसे पृष्ठ को PQ, जो इस पे पृष्ठ या कल्पना करें एक पृष्ठ की, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ की बात आती है तो ये कैसे होना चाहिए? यह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र के हमेशा कैसे होगा? लंबवत होगा। अब इसका मतलब है
कि अगर यहाँ विभव बराबर है तो किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य होगा। देखते हैं, तो W बराबर Q गुणे बी ए माइनस बी बी। मान लीजिए ये एक समविभव पृष्ठ है, कल्पना करिए यहाँ पे ए और ये बी, ये बी ए, ये बी बी। अगर ये समविभव पृष्ठ हो तो ए से बी तक किसी आवेश को ले जाया जाए, आवेश को क्यों आवेश को ले जाया जाता है, तो ले जाने में कोई कार्य करना पड़ेगा क्या। तो हम देखते हैं W बराबर Q गुणे बी ए, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है तो यहाँ विभव बी ए माइनस बी पर विभव बी बी जो है वो भी बी ए ही है, ये भी बी ए ही होगा, यानी W बराबर 0। स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब कार्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा, कार्य करना नहीं पड़ता, क्योंकि विभव क्या है, दोनों बिंदुओं का समान हो जाएगा, समविभव पृष्ठ है। तो अगर आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो हमें ए का विभव भी है, बी का विभव भी यही होगा अगर समविभव पृष्ठ है तो इस स्थिति में कार्य कितना हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की आकृतियां कैसी हो सकती हैं। तो समविभव पृष्ठ बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। समविभव पृष्ठ बेलनाकार, गोलाकार, समतली हो सकता है। कैसे? बेलनाकार होने के लिए क्या चाहिए, यदि मान लीजिए एक चालक है, इस पर धनावेशित है, इस चालक की कुछ लंबाई, तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे कुछ दूरी पर आर त्रिज्या का एक बिंदु लें बी पी, तो यहाँ विभव जितना होगा U बराबर E बटा 4πε0 K इंटू Q अपान R से विभव R पर निर्भर करता है, तो अगर यहाँ विभव जितना होगा उतनी ही दूरी पर विभव R दूरी पर इधर भी उतना ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करूँगा, इसको घुमाऊं R को, कुछ इस तरह का बेलन बनेगा। ये कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ। तो रेखीय आवेश के कारण, किसी चालक के रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा, और वह कैसा होगा, बेलनाकार। कैसा होगा, बेलनाकार। तो इसके किसी बिंदु पर विभव क्या है, समान है। यहाँ पे विभव, यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव, यहाँ पर विभव समान। लेकिन अगर मैं थोड़ा सी दूरी चल लेगा, मान लीजिए यहाँ पूछूं विभव, यहाँ विभव अलग, यहाँ अगर V1 है मान लीजिए, और यहाँ पे V2, नीचे याद रखिएगा V1 ग्रेटर देन V2, क्योंकि R जैसे जैसे बढ़ेगा, R यहाँ पे कम है, यहाँ R कम है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे से घटेगा। तो जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ेगी, पृष्ठ पर विभव का मान घटता जाएगा। जैसे थोड़ा दूसरा पृष्ठ लोग देखते हैं, मान लीजिए एक बिंदु स्रोत आवेश का Q है, यह एक बिंदु स्रोत है, इससे स्मॉल r त्रिज्या का एक
स्रोत अगर यहाँ पे माना गया, P यहाँ पे इतनी ही दूरी पर P डैश, तो इस त्रिज्या को अगर हम मानकर के गोला खींचे, एक गोला ऐसे बाहर इधर 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 भी जाएंगे